नमस्कार भाई सभी को। सभी बच्चे जय माँ सरस्वती का नाम ले, भी बातें नहीं भाई, 15-20 मिनट की क्लास है, ध्यान से सुने। अच्छे टॉपिक है, कुछ करंट के करेंगे हम। सभी बच्चे जय माँ सरस्वती का नाम ले भी। और पढ़ क्या रहे हैं हम? हिस्ट्री में बच्चों। और हिस्ट्री में हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? क्या चल रहा है? मौर्य साम्राज्य। ये कल हमारा कंप्लीट हो गया था, थोड़ा सा रहता है वो बता दूंगी मैं, 2-4 बातें रहती है। चलो पढ़ के आयो सारे? अरे पढ़ के आयो? अब आवाज नहीं आ रही। चलो मेरे बच्चों, मौर्य साम्राज्य मेरे बच्चों जिसकी नींव किसने रखी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को पराजित किया था? नंद वंश को, जो घनानंद को पराजित करके उन्होंने मौर्य वंश की नींव रखी। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो दूसरा नेक्स्ट जो राजा आता है वो कौन आता है? बिंदुसार आता है, जो किसका बेटा था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। उसके बाद उसका बेटा आता है अशोक। भाई बिंदुसार के बारे में एक ही लाइन बोली जाती है, चंद्रगुप्त मौर्य भी उन्होंने किस धर्म को अपनाया? उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। और अगर पूछे बिंदुसार ने कौन सा धर्म अपनाया, उसने आजीवन सांप्रदायिक को अपनाया था, भी जो है नास्तिक थे वो। और अगर उसके बाद उसके पूछे भी बिंदुसार का जो बेटा कौन था? अशोक था। तो उसे क्या कहा जाता है? महान जो है पिता का पुत्र, और जो है महान है पुत्र का पिता मेरे बच्चों। ठीक है, याद रह जाएगा ना। इसके बारे में ये बोला जाता है। अशोक के बारे में क्वेश्चन आता है, मैंने कल तुम्हें बताया भी, अशोक जो है उसका जन्म हुआ 304 जो बीसी में उसका जन्म हुआ। और जो है उसकी जो पिताजी का नाम था वो बिंदुसार था, और उसकी माता जी थी वो कौन थी भी? सुब्रदागी थी। तो ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछ सकता है। और जो है उन्होंने जो किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को अपनाया। और जो है उन्होंने कौन सा युद्ध जो है उसका प्रसिद्ध है? कलिंग युद्ध। और एक अगर तुमसे पूछे भी, भारत में शिलालेख जो है अभिलेख लिखाने का काम जो किसने किया था? सबसे पहले अशोक ने ही किया था। और किसकी जो है उन्होंने किसकी मतलब किसके देख रेख में किया भी? मतलब उन्होंने सीख ली, किससे ली? ईरानी जो शासक था कौन था भाई बताओ? जिसकी उन्होंने भी, जिन्होंने ईरानी शासक की, मतलब हम कोई भी चीज देखते हैं तो किसी की देख के करते हैं ना, भी वो भी कर रहा है तू भी कर ले। तो किसकी देख रेख में किया था भाई? यूनानी शासक था, ईरानी शासक था, कौन था? भूल गए? नहीं लिखाया? लिखाया नहीं? लिखाया है ये मैंने क्वेश्चन तो कराया है। हाँ करवाया, बताओ। ईरानी शासक था, कौन था? बताया। ऐसी बात तो नहीं हो सकती। दारा प्रथम था। लिख लो, चलो लिखो, ये क्वेश्चन आएगा। अगर पूछे भी अभिलेख वदंती थी, पहले सुन लिया करो, तुम ध्यान से सुनते नहीं हो। मैंने कहा तुम्हें ध्यान से सुनना है। और दारा से मैंने तुम्हें कहा भी दारा से इसको याद रख लेना। दारा सीखो। दारा हमारे गांव में नाम रखते हैं ना लड़कों के, होते हैं ना भी, जैसे कह देते हैं दारा नाम होता है। तो अभिलेख की जो उसने अभिलेख किसकी प्रेरणा से उन्होंने अभिलेख लिखाने का काम किया था? किसने लिखाई भारत में सबसे पहले अभिलेख? अशोक ने। अशोक ने लिखाई। किसकी प्रेरणा से? प्रेरणा ली ईरानी शासक था मेरे बच्चों, ईरानी शासक था। मैंने आते ही बताया था तुम्हें ये, इसका मतलब तुम सुनते ही नहीं हो। कौन था? दारा प्रथम था। दारा प्रथम था। लिखो अभी। अगर पूछे, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, भारत में सबसे पहले शिलालेख या अभिलेख स्तंभ लेख लिखाने का काम किया था वो किसने किया था? अशोक ने किया था। किसकी मतलब किसकी प्रेरणा से? प्रेरणा ली उन्होंने, मतलब देखा भी ये भी करा रहा है तो तुम भी करवा दे। तो किसकी? ईरानी शासक था, कौन था? दारा प्रथम था। और अशोक ने कौन सी लड़ाई लड़ी रे? कौन सा युद्ध? कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध कब हुआ मेरे बच्चों? कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 है बीसी मेरे बच्चों, 261 बीसी में हुआ था। किन किन के बीच में? अशोक और कलिंग का राजा कौन था? खारवेल। कलिंग का राजा खारवेल के बीच में। और एक दिन मैंने तुम्हें बताया था खारवेल की जो हाथी गुफा शिलालेख मिलते हैं, बताया था ये? नहीं बताया? अभी ये कह दो नहीं बताया मैंने, बताया था ना।
हाँ भी नहीं भर रहे। चलो सुनो, अभिलेख भारत में लिखाने का काम किया था वो मेरे बच्चों अशोक ने किया था। एग्जाम में आए तो बता देना। भी स्तंभ लेख है, शिला लेख है, अभिलेख है। और जैसे अब भिंत पे तुम्हें जो दीवार होती है जिसको भिंत बोलते हैं हमारे गांव में, तो दीवार पे जो लिखने का काम करते हैं अब तो दीवार पे लिख देते हैं। पहले क्या लिखते थे? शिला पत्थरों पे लिखते थे। पहले क्या लिखते थे? पत्थरों पे लिखते थे। स्तंभ मेरे जो स्तंभ बनवाते थे स्पेशल, उस पे लिखा होता था। तुम अगर कहीं जाते हो तो तुम्हें स्तंभ पे, जैसे अगर तुम इंडिया गेट देखो, इंडिया गेट देखा हुआ? अरे देखा हुआ है? इंडिया गेट पे देखोगे जितने शहीद होते हैं उनके नाम लिखे जाते हैं, उस पे लिखे जाते हैं ना, बिल्कुल पास से अगर देखें तो जितने शहीद अभी तक हुए हैं जो सेना में जो है, तो उसके नाम उस पे अंकित किए हुए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। तो आने वाले में ये कहेंगे ना वो स्तंभ लिखाए गए, मान लो परले हो जाए तो बाद में खुदाई हो तो वो मिलेगा, तो ये कहा जाएगा भी पहले उस टाइम का है, ये लिखाते थे, ये शहीदों के नाम लिखे गए हैं। तो बेसिक कहानी इनके साथ थी। तो लिखाने का काम, अभिलेख लिखाने का काम किसने किया था भारत में? अशोक ने किया था। और किसकी प्रेरणा से? ईरानी शासक था कौन? दारा प्रथम। क्लियर है? उसके बाद जो मेरे बच्चों इसका कलिंग का युद्ध बहुत बार एग्जाम में आया है। ग्रुप डी 2018 की परीक्षा उठा के देखोगे और उसके बाद 2023 वाली देखोगे, यहां से क्वेश्चन है बने ही बने हैं। तो ये कब हुआ? 261 है, बीसी में हुआ। और ये राजगद्दी पे कब बैठा था? राज्याभिषेक कब हुआ? 269 में हुआ। और जो इसने शासन में कब आ गया था? बिंदुसार की मृत्यु कब होगी थी? 273 बीसी में होगी थी। ये 2-3 सन है, इसके बारे में याद रखना ज्यादा तुम्हें, अशोक के बारे में एग्जाम में पूछा जाएगा। इन्होंने शासनकाल और इसकी मृत्यु कब हो जाएगी? 232 में। कब हो जाएगी? 232 में। क्लियर मेरे बच्चों? उसके बाद जो है ये राजा खारवेल जो है, कलिंग कहां पड़ता है? ये भी क्वेश्चन आया 2023 में। अगर वर्तमान में पूछे भी कलिंग वाला क्षेत्र जो था वो वर्तमान में कहां पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है। कहां पड़ता है मेरे बच्चों? ओडिशा में पड़ता है। और अशोक ने एक सांची का स्तूप बनवाया था। सांची का स्तूप उसका कहां निर्माण करवाया अशोक ने? बताओ। रायसेन जिला, किसका? मध्य प्रदेश का। वहां अशोक ने सांची का स्तूप है बनवाया था। और सांची का स्तूप जो है हमारे भारतीय मुद्रा पे पूछे तो कौन सा नोट है? 200 का नोट है, उस पे सांची का स्तूप तुम्हें पिक्चर मिलेगी। एग्जाम में ये भी पूछ लेता है भी 200 का नोट है, उसके पीछे जो पिक्चर बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है? तो वो किसकी बनी हुई है? सांची के स्तूप की बनी हुई है। ये भी किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। कहां पड़ता है ये? रायसेन जिले में। और कहां का? मध्य प्रदेश का। ये कल मैंने तुम्हें लिखा दिए थे मेरे बच्चों। उसके बाद अगर तुम्हें देखें मेरे बच्चों, उनके स्तंभ हमने पढ़े थे। एक तो स्तंभ पढ़ा था, प्रयाग वाला स्तंभ पढ़ा था। प्रयाग का स्तंभ जो है ये कौसंबी से इलाहाबाद कौन लेके आया? अकबर लेके आया। और जो दिल्ली मेरठ वाला, मेरठ से दिल्ली कौन लेके आया? और दिल्ली टोपरा वाला, टोपरा से दिल्ली कौन लेके आया? फिरोजशाह। और टोपरा वाला कहां पड़ता है? हाँ जी, अंबाला में पड़ता है। अगर तुम्हें अंबाला ऑप्शन में नहीं है, यमुनानगर में। वर्तमान अगर टोपरा स्थान कहें तो भी यमुनानगर में पड़ता है। पहले वो कहां पड़ता था? अंबाला में, क्योंकि अंबाला से अलग हो गया कौन सा? यमुनानगर, जिला अलग बन गया, तब यमुनानगर में पड़ता है। क्लियर मेरे बच्चों? उसमें आता है मेरे बच्चों स्तंभ में जो है, स्तंभ जो मैंने लिखाए थे, स्तंभ कितने थे? स्तंभ लेख कितने थे मेरे बच्चों? 7 थे। कितने थे? 7 थे। कितनी जगह मिले? 6 जगह। 6 जगह मिले। 7 स्तंभ 6 जगह मिले। इसमें एक सिंह स्तंभ था मेरे बच्चों, सिंह स्तंभ, जिससे सारनाथ का पिक्चर लिया गया है। सारनाथ जो है मेरे बच्चों, हम सारनाथ जो है हमारा क्या है? बताओ, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। सारनाथ जो राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में क्या है मेरे बच्चों? एक मिनट मेरे बच्चों, राष्ट्रीय प्रतीक मेरे बच्चों, राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ जो 1950 में अपना लिया था। अरे 4 शेर नहीं दिखाई देते, 4 नहीं देते, 3 दिखाई देते हैं, जैसे तुम ऑफिस वगैरह में देखते हो। और जैसे हमारी मुद्रा है, भारतीय मुद्रा पे सारनाथ की फोटो लगी है। लगी है नहीं लगी? अरे लगी है नहीं लगी? नोट के बीच में जो शेर दिखाई देते हैं, 3 मुंह दिखाई देते, पीछे वाला में दिखाई नहीं देते। ऐसे कहते भी इसमें 4 शेर हैं। और उसमें कितने टोटल पशु है? तो 7 पशु है। कितने हैं? 7 पशु है। कौन कौन से बताओ? हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, 6 बताओ रे मेरा।
आज सारनाथ की पिक्चर लगी हो, कहीं तुम देख के आना, मेरे को कल बताना, कोई बात नहीं, इतना याद रखो। ये सारनाथ जो है, और सारनाथ में जो है मेरे बच्चों, सारनाथ ये सिंह स्तंभ है, सिंह लेक है मेरे बच्चों। स्तंभ जो लेक है, सुन लो मैं दोबारा बता रही हूँ, स्तंभ लेक कितने हैं? 7 हैं, 6 जगह से मिला है। एक सिंह नाम का स्तंभ लेक है जिसमें हमें सारनाथ जगह से लिया गया। सारनाथ जो कहां पड़ता है, कहां पड़ता है सारनाथ? ये सिंह स्तंभ लेक मिला, ये हमें कहां से मिला है? सारनाथ से। और ये भी अशोक ने बनवाया था, उसके चक्कर। और वहां से हमने क्या लिया इस सारनाथ से? एक चक्कर लिया। वो चक्कर कहाँ है ये? अरे वो गोल जो 24 तिलियां उसमें कहाँ है हमारे? ये तिरंगे में कितनी तिलियां इसमें? 24 तिलियां हैं। कौन से कलर का होता है ये? कौन? नीला नहीं, नीला नहीं बोलना तुम्हें, डार्क नीला, गहरा नीला। ये दोनों ग्रुप डी 18 और 23 का पेपर उठाना मेरे बच्चों, तुम्हें यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे आता है। तो ये कहां से लिया गया है? अशोक के सारनाथ से लिया गया है। और उसका गहरा नेवी ब्लू भी आ सकता है, ठीक है, गहरा नीला भी आ सकता है। तो ध्यान रखना, डार्क वो इंग्लिश का ही हिंदी में लिख देता है कई बार, तो तुम्हें दोनों देखने, इंग्लिश वाले की तरफ चले जाना तो तुम्हें इजीली निकाल दोगे। तो इसमें कितनी तिलियां हैं? 24। जब ये लिया गया था तब कितनी तिलियां थी? 32। वो 32 तिलियां किसको दर्शा रही थी? वो अलग अलग जनपदों को दर्शा रही थी, अलग अलग है जनपदों को दर्शा रही थी। और ये 24 तिलियां किसको दर्शा रही है? समय को दर्शा रही है, टाइम को दर्शा रही है। क्लियर? अरे क्लियर है? समझ में आया? इसमें जो है मेरे बच्चों, अशोक ने, कल मैंने तुम्हें इतना बता दिया था भी, जो है अशोक का, इन्होंने जो शिलालेख लिखा है कि शिलालेख कितने हैं उनके? 14। कितने जगहों से मिले? 8 जगहों से। सबसे बड़ा जो शिलालेख है कौन सा है? 7वां। छोटा कौन सा है? रूमदेई। कौन सा है? रूमदेई। याद रखना, 14 शिलालेख 8 जगह से मिला है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और उसमें सबसे बड़ा 7वां शिलालेख है और सबसे छोटा रूमदेई, ये कल मैंने लिखा दिया था। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति करवाई थी। अशोक ने कौन सी बौद्ध संगीति करवाई थी? 3rd जो बौद्ध संगीति थी मेरे बच्चों, लिखो 3rd बौद्ध संगीति मेरे बच्चों कब हुई बताओ ये? हाँ जी, 250 में। कहीं तुम्हें कोई बुक्स में 50 में लिखा मिलेगा? नहीं तो 51 मिलेगा। 250 या 51 है, बीसी में हुई थी। और कहां हुई थी मेरे बच्चों? पाटलिपुत्र में हुई थी। कहां हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। ये पाटलिपुत्र कहां पड़ता है? पाटलिपुत्र का वर्तमान में नाम क्या है? पटना है। पटना किसकी राजधानी है? बिहार की। और जो है इसके अध्यक्ष कौन थे? शासक कौन थे? अशोक थे। और अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र। इसके लिख लेना मेरे बच्चों, मैंने सारी बहुत संगीतियां कराती है। इसके जो अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र थे। और जो है और शासक कौन थे? अशोक थे। तो पहली बहुत संगीति किसके, कौन था अभी शासक? अजातशत्रु। कब हुई? 483 बीसी में हुई थी। और कहां हुई थी? राजगृह में हुई थी। कहां हुई थी? राजगृह में हुई थी। और दूसरी किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के। जो कहां कब हुई थी? 100 साल बाद हुई थी। 483 के 100 साल बाद हुई, तो 383 बीसी में हुई। और कहां हुई? वैशाली में हुई। और जो है उसका अध्यक्ष कौन था? सभा कमेर था मेरे बच्चों। और जो है तीसरी बौद्ध संगीति किसने कराई? अशोक ने कराई। कहां कराई? पाटलिपुत्र में कराई। और जो है पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? पटना है। और पटना किसकी राजधानी है? बिहार की है। और कब कराई है? 250 या कई बुक्स तो में 50 दिखाएगी, कई 51 दिखाएगी मेरे बच्चों। 51 ऑलमोस्टली सही है, बीसी में हुई थी। क्लियर है? और अध्यक्ष कौन है? मोगलीपुत्र है। क्लियर मेरे बच्चों? अरे क्लियर? हाँ, तीसरा पिटक लिखा गया था, वो कौन सा था अभी बताओ रे? इस 3rd बौद्ध संगीति में तीसरा जो पिटक लिखा गया था, पिटक मेरे बच्चों, बौद्ध धर्म में 3 पिटक हुए हैं, सूत पिटक, विनय पिटक, और तीसरा पिटक कौन सा है? अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक मेरे बच्चों, अभिधम्म पिटक। तीसरा पिटक कौन सा है? अभिधम्म पिटक। एग्जाम में बहुत बार आया है भी, इनमें से कौन सा पिटक नहीं है, कौन सा है? तो 3 पिटक थे, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। क्लियर है? याद रखना। इसमें क्या लिखा गया है? हाँ,
अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक विचारों का उल्लेखन किया गया है। और पहला सूत पिटक है, उसमें क्या किया गया है? बुद्ध के उपदेशों का वर्णन किया गया है। और जो विनय पिटक है उसमें संघ के नियम, जो बौद्ध धर्म के जो संघ हुआ करता था, झुंड हुआ करता था, उसके नियम क्या हुआ करते थे, उनका वर्णन किया गया है विनय पिटक में। ये पीछे मैंने लिखा दिया मेरे बच्चों, क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो इसके साथ जो है मेरे बच्चों अंतिम लिखो, मौर्य वंश का अंतिम राजा, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? भी वृद्धरथ था। मौर्य वंश का अंतिम राजा वृद्धरथ, याद रखना। इसके और भी राजा थे, ये नहीं था अंतिम राजा का। और इसको जो है किसने हराया? पुष्यमित्र है, पुष्यभूति, पुष्यमित्र सुंग ने, पुष्यमित्र है जो सुंग, जो आगे आएगा मेरे बच्चों सुंग वंश जो पढ़ेंगे हम आगे, सुंग वंश जो है आगे मौर्योत्तर काल आएगा उसमें ये वंश आएंगे। पुष्यमित्र सुंग था मेरे बच्चों, इसने इसको पराजित किया। और भी बहुत सारे राजा थे परंतु तुम्हारे एग्जाम में नहीं पूछे जाते। उन्होंने वो कमजोर शासक रहे, कोई भी आलसी था और कोई भी उन्होंने देख रेख सही नहीं की, तो वो कमजोर थे, वो भाई उनके सेनापति थे। और ये वृद्धरथ का सेनापति था पुष्यमित्र सुंग, जो इसको पराजित कर देता है और सुंग वंश की नींव रखेगा। इसके बाद मौर्य वंश के बाद हम मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे। परंतु मौर्योत्तर काल जो पढ़ने से पहले हमें जो मेरे बच्चों मौर्य जो शैली पढ़ेंगे, मौर्योत्तर काल की शैलियां पढ़ेंगे। जो पूछा जाता है गंधार शैली है, मथुरा शैली है, और एक कौन सी है? अमरावती शैली है। गंधार शैली पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, अगर पश्चिम भारत की बात करें वहां देखने को मिलती है। मथुरा शैली की बात करें तो हमारे, अरे तुमने शैलियां तो पढ़ी होगी, जैसे तुम मंदिर देखते हो कोई भी ये कौन सी शैली में बना है, कोई पिक्चर बनी हो भी ये कौन सी शैली में बनी है, उसकी जो कलाकृति की हुई होती है तो वो शैलियां होती है मेरे बच्चों। तो गंधार शैली अगर पूछे लिखो, इसके साथ लिखो मौर्योत्तर काल की शैलियां। तीन है मेरे बच्चों, पहली है गंधार शैली, दूसरी है मथुरा शैली, और तीसरी है अमरावती शैली। शैली लिखो, तीनों लिखो, लिखो, बताऊंगी तुम्हें, लिखो। लिख लो ये। मौर्योत्तर काल की शैलियां तीन है मेरे बच्चों, गंधार शैली, मथुरा शैली और जो है अमरावती शैली। जो गंधार शैली है मेरे बच्चों, एक हमने, तुम्हें याद हो महाजनपद में गंधार पढ़ा था ना भाई। जो बाहर से बाहर दो महाजनपद पड़ते हैं, कौन से मेरे बच्चों? एक कौन सा पड़ता है? एक गंधारा है, कंबोज। तो गंधार शैली मेरे बच्चों उसी के आसपास, कहां बताया मैंने भी गंधार कहां पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। तो अगर पूछे भी गंधार शैली अगर भारत में कहां देखने को मिलती है, तो ये पाकिस्तान में बच्चों, पाकिस्तान और पश्चिम भारत में, पश्चिम भारत में देखने को मिलती है। गंधार शैली अगर हमें देखने को मिलती है तो ये है कौन से भाग में? पाकिस्तान और पश्चिम भारत में देखने को मिलती है। गंधार शैली तुम देखना मेरे बच्चों, सर्च करके देखना, तुम्हें बताएगा भी गंधार शैली में जैसे कोई मंदिरों की निकासी की होती है, या कोई महल बना है उसकी दीवारों पे जो निकासी की होती है, तो उसमें दिया जाता है भी ये गंधार शैली है, मथुरा शैली है और जो है अमरावती शैली है। अगर मथुरा शैली की बात करें तो ये मध्य भारत में देखने को मिलती है मेरे बच्चों। मथुरा शैली हमें मध्य भारत में
देखने को मिलती है मध्य भारत में, यूपी और मध्य प्रदेश के आसपास वाले क्षेत्रों में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। यूपी और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है मथुरा शैली। उसके बाद है अमरावती शैली। अमरावती शैली जो है मेरे बच्चों, ये अगर बात करें तो ये दक्षिण भारत में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में, गोदावरी नदी के आसपास जो क्षेत्र है उसमें देखने को मिलती है। जो अमरावती शैली है ये गोदावरी नदी के नीचे के क्षेत्र में, नीचे के क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। और कौन सा क्षेत्र अगर बात करें तो दक्षिण पूर्व आंध्र प्रदेश वाले साइड, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलती है। आंध्र प्रदेश है, ये उड़ीसा आ जाता है, तेलंगाना आ जाता है, वहां देखने को सबसे ज्यादा ये मिलती है। लिखो। और एक अमरावती राजधानी भी है, किसकी है? आंध्र प्रदेश की। तो उसी क्षेत्र में तो है। अब तुम ध्यान रख सकते हो भी, मैंने देखो दक्षिण पूर्व की बात की है तो आंध्र प्रदेश दक्षिण पूर्व में पड़ता है, पड़ता ही नहीं पड़ता? तो याद रखना अमरावती राजधानी भी है, किसकी है मेरे बच्चों? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। अमरावती शैली भी कहाँ देखने को मिलती है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में मिलती है। और ये जो अगर कहे गोदावरी नदी के क्षेत्र के नीचे के आसपास है, देखने को मिलती है। एक मेरे बच्चों ये था हमारा मौर्य काल। उसके बाद हम मौर्यतर काल में पढ़ेंगे। शुंग वंश है, कुषाण वंश है, सातवाहन वंश है, चेदी वंश है, वो सारा अब आगे आएगा, वो मौर्यतर काल आएगा। उसके बाद गुप्त काल आएगा। तो ये मौर्य काल कल कंप्लीट तुम्हें याद होना चाहिए। जो नए बच्चे हैं वो घबराए नहीं, मैं उनको नहीं बोल रही, पुराने बच्चे हैं उनके लिए बोल रही हूँ। तुम्हारा रिपीट होता जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है? तो मौर्यतर काल से फिर वापिस ये घूमता जाएगा सर्कल, ठीक है? तो करंट का क्वेश्चन है, लिखो, नोट करो। तुम्हें ध्यान तो है ही, सभी ने न्यूज पढ़ी है, मनरेगा का नाम बदल दिया भाई, बदल दिया मनरेगा। हाँ जी, हंसी को सर बता देंगे, प्रदीप सर बता देंगे। चलो हंसी वाला मैं बता देती हूँ, बाकी प्रदीप सर बता देंगे। 23वां जिला बन गया है हरियाणा का हंसी मेरे बच्चों, क्योंकि मेरे से अच्छे बताएंगे प्रदीप सर। और ये हिसार से अलग होने वाला चौथा जिला है, और वैसे कहे तो 5वां है मेरे बच्चों, ठीक है? सर बताएंगे तुम्हें अच्छे तरीके से। हम मनरेगा का कर लेते हैं, क्योंकि मेरे हिस्से में मनरेगा आती है, ठीक है? चलो, तो मेरे बच्चों मनरेगा का नाम पहले क्या था? नरेगा था। पहले क्या था? नरेगा था। पहले क्या था? नरेगा था। ये नरेगा एक्ट जो आया था मेरे बच्चों 2005 में आया था। एक्ट अगर पूछे तो ये एक्ट कब आया था? 2005 में आया। बातें नहीं भी ध्यान से सुन लो, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। और जो है इसको नरेगा को लागू किया गया था 2 फरवरी मेरे बच्चों 2006 को लागू किया गया था। और ये आंध्र प्रदेश के से शुरू हुई थी। अगर नरेगा की बात करें, एक्ट आया 2005 में आया, और जो है इसको शुरू किया गया नरेगा को, वो 2 फरवरी 2006 को शुरू की गई थी। क्लियर है यहां तक? अरे क्लियर है? आंध्र प्रदेश से शुरू हुई थी। और इसमें क्या कहा गया भी, लोगों को 100 दिन काम दिया जाएगा बरस में, 100 दिन काम मिलेगा एक वर्ष में, 100 दिन काम है, मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है? अरे क्लियर है? अब इस नरेगा को मेरे बच्चों मनरेगा नाम दिया गया, वो 2009 में घोषणा की गई। और जो है इसको, सॉरी 9 वाला वो है मेरे बच्चों पंचायती वाला, मैं गलत बोल गई, 10 में किया गया ना इसका नाम बदल के। 2 अक्टूबर और 2010 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? नरेगा से मनरेगा कर दिया गया। नरेगा से नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? मनरेगा कर दिया गया था। और उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिनकी हाल ही में डेथ हो चुकी है मेरे बच्चों। 2024 दिसंबर 26 दिसंबर आने वाला है, 1 साल हो जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के, उन्होंने जो है इसका नाम बदल के क्या कर दिया था? मनरेगा कर दिया गया था। अब मेरे बच्चों मनरेगा का नाम बदल कर क्या किया फिर बताओ रे? वी जी राम और जी, सीधा अगर पढ़े तो जी राम जी से याद रख रहे हैं बच्चे, याद रखना।
ये नाम किया गया, इसका नाम पूरा लिखो। अब इसका नाम बदला गया, नाम कब बदला गया मेरे बच्चों? 15 दिसंबर 2025 नाम बदलकर क्या किया गया है? वी जी राम जी। लिखो, तुम बताऊंगी, फुल फॉर्म भी बताऊंगी, लिखो सारा लिखो, ये ऐसे याद रखना तुम्हें। लिख लिया? वी से विकसित मेरे बच्चों, वी से क्या है? विकसित, और इस वी से भारत, जी से गारंटी, राम से रोजगार, जी से ग्रामीण, सॉरी मेरे बच्चों गारंटी की जगह ग्रामीण आएगा, एक मिनट। ग्रामीण, रोजगार, आ से आजीवन, आ से आजीवन, अम से मिशन, और जे से गारंटी। गारंटी, विकसित भारत में जो गारंटी देता है रोजगार की, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, वी से विकसित, वी से भारत, जी से, इसको मेरे को थोड़ा सा डाउट है, ग्रामीण, आर से रोजगार, ए से आजीवन, एम से मिशन, और जी से गारंटी मेरे बच्चों। गारंटी, जी से गारंटी लिख लो, यहां इसका नाम दिया गया। अब इसमें क्या कहा गया, क्योंकि नाम बदला गया है तो उन्होंने सोचा भी कुछ चेंज करना होगा, नहीं तो जनता सवाल उठाएगी भी उस नाम में क्या दिक्कत थी। तो उस नाम में मेरे बच्चों अब इसमें कहा गया आपको 100 दिन की बजाय 125 दिन काम दिया जाएगा। एक बरस में अब कितने दिन काम दिया जाएगा? 125 दिन है काम दिया जाएगा। 100 दिन की बजाय अब क्या कर दिए? 125 दिन बढ़ा दिए मेरे बच्चों। और सबसे ज्यादा हरियाणा में मनरेगा जो पैसे मिलते हैं, मनरेगा दिहाड़ी मिलती है, वो सबसे ज्यादा हरियाणा में मिलती है। कितनी मिलती है? 400 के आसपास मिलती है शायद, 407 कुछ है इसे, या 396 है। चलो लिखो, वो बता दूंगी, कोई बात नहीं। लिख लिया ये? अरे लिख लिया? एक और लिखो मेरे बच्चों। एक मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है भी राजकुमार गोयल को, मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल को मेरे बच्चों। इसने जो है हीरालाल जो है, ये इसके पहले इसके स्थान पे कौन था? हीरालाल, हीरालाल था, उसका स्थान लिया इसने। अगर पूछ ले भी राजकुमार गोयल से पहले कौन था? हीरालाल था। ये वो राजस्थान का था। तो मुख्य सूचना आयुक्त जो मेरे बच्चों, जिसका नाम क्या अब कौन सा बदला गया? राजकुमार है, गोयल आ गई। क्लियर? अरे क्लियर है? थैंक यू मेरे बच्चों।